ज़रूरी है इश्क? मुझे लगता है होना चाहिए, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि ज़िंदगी में जैसे दोस्त होते हैं और दुख सुख होते हैं, इश्क भी आपको ग्रूम करता है। मुझे इस नस्ल से ना, ये जो जनरेशन है, जेलसी होती है, बिकॉज हमारे समय में ना इतनी सारी फिल्में, इतनी सारी किताबें, इतनी सारी चीज़ें एक क्लिक पे उपलब्ध थी। इस जनरेशन के पास बहुत कुछ है। मुझे लगता है कई बार हम रिश्तों की जब बात करते हैं तो माँ पे बहुत बात होती है, बहनों पे बहुत बात होती है, पापा कहीं छूट जाते हैं। और उम्मीद शायद होती है पापा से कि शायद जो माँ नहीं समझती वो पापा समझते। क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं हमारे पिता उन पीढ़ियों में रहे हैं जिनको कहा जाता है कि बच्चे को आई लव यू नहीं बोलना। जैसे मैं और आज आप अपने बच्चे को आई लव यू आराम से कह देते हैं, हमारे पिता ने कभी नहीं कहा। इश्क मुझे भी हुआ, लेकिन सिगरेट नहीं पी मैंने। मतलब इश्क में सिगरेट ज़रूरी शय है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। देखिए, मैं इसको कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानता कि ये कोई बहुत गर्व करने की बात है कि आप सिगरेट पी रहे हैं। लेकिन ये ज़िंदगी की ऐसी सच्चाई है, अगर हम लिखने जाएंगे अपनी कहानी, सच कहानी, तो उसको हम अलग नहीं कर सकते। याद करिए, पिछली दफ़ा किसने आपकी बात बहुत गौर से सुनी थी, और हो सकता है कि उसने इतने गौर से सुनी हो कि जो शायद आप कहते उसने वो भी सुनी हो। और अगर ये वाक़या एक ही शख्स के साथ बार बार हो गया हो तो थोड़ी सी मोहब्बत भी उस शख्स के साथ हो गई होगी, तड़पते भी। इस बतरस में हम उन अच्छे लम्हों को, अच्छी बातों के लम्हों को सहेजने की कोशिश करेंगे। आप सभी का स्वागत है इस बतरस में। अब बातें तो अकेले तो नहीं हो सकती ना, बातों करने के लिए कोई तो होना चाहिए। बातों का जादूगर जो बातों को बुनना जानता हो, करीने से रखना जानता हो, लिखना जानता हो। तो ऐसा जादू मुझे महसूस हुआ था 2009 में। लैपटॉप, इंटरनेट और ब्लॉगिंग की नई नई दुनिया, और 2009 में एक ब्लॉग के पेज पे अटक गया मैं। ब्लॉग पेज का नाम था दिल की बात। और ये जो ब्लॉग है, ब्लॉग पोस्ट है, उसको कई बार पढ़ने के बाद जाहिर है मन में आएगा कि इसको लिखा किसने है। जिन्होंने लिखा है उन्होंने अपने बारे में भी कुछ खास, बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है। पहले मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ उसी ब्लॉग से। उस शख्स ने लिखा है अपने बारे में कि जहाँ मोबाइल स्विच ऑफ करना और सेंटियाना सामाजिक अपराध है, उसी दुनिया के रजिस्टर में अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं पेशे से डर्मेटोलॉजिस्ट और गैर पेशेवर इंसान बने रहने की कवायद जारी है। 2009 से लेकर 2025 तक। उसके बाद तो शख्स से कई तरीके से रूबरू होने का मौका मिला। आप एक डॉक्टर भी हैं, लेखक भी हैं, तजुर्बेकार भी हैं, और 2025 में तो आपकी एक किताब भी आई जिसका नाम है बुरे लड़कों की हॉस्टल डायरी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर अनुराग आर्या जी की। मुखातिब करते हैं इस जादूगर की ओर। मैं स्वागत करता हूँ बतरस की बदकही में डॉक्टर अनुराग आर्या जी का। थैंक यू श्रीश, और इतनी इज्जत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे अच्छा लगा आपने मुझे बुलाया। तो सबसे पहला सवाल इस जादूगर से ये पूछना चाहिए, तो जादूगर से पहले मैं यही पूछता हूँ कि असल में बातों में कोई जादू है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस चीज़ को हमने सबसे ज़्यादा महसूस कोविड के समय में किया था, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जी, जी। और कोविड के समय जब दुनिया इधर से उधर हो रही थी और बहुत सारे लोग जब आइसोलेशन में चले गए थे, हॉस्पिटल में थे, और उनसे बातचीत अलाउ नहीं थी, तो उन लोगों को लग रहा था कि उन्हें छोड़ दिया गया है। तो बहुत सारे, खास तौर से जो बुजुर्ग लोग थे, उस चीज़ को महसूस कर रहे थे और अपनी जो तकलीफ़ है उनकी बढ़ गई थी। हमने इस चीज़ को महसूस किया है। दूसरी, मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताता हूँ। जी। जैसे आपने मेरी बुक का जिक्र किया, उसमें 1-2 इंसिडेंट हैं और जो वास्तव में हुए हैं कि एक पेशेंट, एक बार सर्जरी डिपार्टमेंट में जब मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, तो एक पेशेंट, हेड इंजरी का पेशेंट आया, और जब वो आया तो नर्स ने उसको ओटी में ले जाने से पहले उसके कान में बुदबुदा के कहा, चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। और जब वो उठा, होश में आया ऑपरेशन के बाद अगले 2 दिन, तो उसने सबसे पहले सवाल वही पूछा था कि
वो नर्स कहाँ है या वो इंसान कहाँ है जो मुझे मेरे काम में बुदबुदा रहा था। क्या बात है। तो ये जो बातें होती है ना, ये हमें प्रेरणा देती हैं, इंस्पायर करती हैं, या समझ लीजिए कि इंसान को इंसान बने रहने में या लड़ने में बहुत मदद करती हैं। खुद मुझे जब कोविड हुआ था और मैं ऊपर आइसोलेशन में था घर में, तो उस वक्त मेरे कई दोस्त मुझे कॉल करते थे देश विदेश सब जगह से, और उनका उद्देश्य यही रहता था कि मैं मोटिवेट रहूं, और ये सच बात है कि मैं मोटिवेट रहा भी। तो डेफिनेटली तो जिंदगी से जद्दोजहद करने के लिए एक वजह मिलती रहती है। बिल्कुल मिलती है। देखिए, कुछ लोग कुछ बातों के दरमियान रहते हैं और कुछ बातें कुछ लोगों के दरमियान रहती क्या हैं। बात। तो मैं जिनसे मुखातिब हूँ, डॉक्टर अनुराग आर्या, मुझे ये जानना है कि फ़िलहाल मैं किससे मुखातिब हूँ, और जैसा भी अनुराग बन पड़ा है, वो जो भीतर का अनुराग है उसे कैसे गढ़ा गया। एक आदमी में कई किरदार बसते हैं, सबसे ज़्यादा स्पेस किसे नसीब है, डॉक्टर को, अनुराग को या आर्या को? हम सब ना सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की दौड़ में जूझ रहे हैं, लगातार दौड़ रहे हैं, और हर आदमी अपनी जो सुकून की तलाश ना कहीं ना किसी दूसरे माध्यम में करता है। कोई कैमरा लेके दौड़ रहा है जंगलों में, कोई मैराथन कर रहा है। तो ये समझ लीजिए कि मैं लिखने में अपनी जो बैटरी है वो रिचार्ज कर रहा हूँ, और वो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि वो मेरी जो 9 से 5 या जो एक ऑफिस 9 से 5 में एक कोटेशन दे रहा हूँ, लेकिन वास्तव में 9 से 5 मैं एक बता रहा हूँ कि हमारी जो जीवन है, जहाँ से हम सर्वाइवल करते हैं, जो हमारी जीने की जद्दोजहद में जो ज़रूरी हम रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं, जिस एक ढर्रे में हम बंध गए। यस। तो उसको आखिर आप कब तक करोगे? तो वहाँ कहीं ना कहीं उस दौड़किन में भी एक ऊब होती है, और उसको रिचार्ज करने के लिए आपको कहीं ना कहीं आपको अपने आप का जो आपका पूरा अस्तित्व है, यानी आपकी पर्सनैलिटी है, वो पूरा करने के लिए जो आप माध्यम ढूंढते हो, कुछ हर आदमी का एक अलग माध्यम है। तो मेरा एक लिखना, पढ़ना, और मुझे लगता है कि समय के साथ साथ, क्योंकि शुरुआती दौर में काफ़ी टफ रहा, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी पहले रहती है कि आप डॉक्टर बने, तो फिर बाद में एक उम्र में आपको पहुंच के लगता है कि हाँ, अब मैं अपनी मर्जी के लोगों में और अपनी मर्जी का काम थोड़ा सा कर सकता हूँ। तो एक तरीके से समझ लीजिए वो मेरे लिए ज़रूरी है, मतलब मेरे व्यक्तित्व के लिए कंप्लीट करने के लिए मुझे पढ़ना, लिखना, म्यूज़िक सुनना, ये सब चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी हैं। इससे पहले कि हम खो जाएं और हमारा अपना ही व्यक्तित्व खो जाए, तो ज़रूरी है कि हम जहाँ से इंस्पायर्ड होते रहें, तो वो बैटरी वहाँ से चार्ज होनी ज़रूरी है। तो जैसे पेशे से आप डॉक्टर हैं, तबीयत से तजुर्बेकार हैं, इसको एक मेरे मन में आता है कि इसको ऐसे सवाल बनाऊं मैं कि इस दुनिया में हर किसी को कुछ बनना होता है। जैसे आप डॉक्टर बने, बहुत लोग हैं जिनको जो बनना होता है वो बन जाते हैं, बहुत सारे हैं जो नहीं बन पाते हैं, बहुत सारे कुछ बनते बनते कुछ और ही बन जाते हैं, और बहुत सारे बहुत कुछ बनने के बाद ये सोचते हैं कि काश मैं फिर से कुछ नहीं बन जाता। तो जो जैसी ज़िंदगी है उसको ठीक वैसी ही जी लेने में इतनी मुश्किल क्यों है? देखिए, एक हॉलीवुड मूवी है, और उसका फिलॉसफी ये रही है कि उसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। मतलब फिल्म के 2 पार्ट हैं, जिसमें एक फिल्म में पहले हिस्से में उस मनुष्य को दिखाया गया है कि आपने ये रास्ता चुना तो आपकी ज़िंदगी ये है, और अगर आप दूसरा रास्ता चुनते तो आपकी ज़िंदगी इस तरह से होती। शायद मैंने कहीं एक अपने टाइटल में लिखा है कि आदमी अपने फैसलों का हासिल है। तो आप अपनी ज़िंदगी के कुछ फैसले जो है ना, वो आपका जो फ्यूचर है, या आपको आप ज़िंदगी कैसे तय जिएंगे, ये तय करता है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे आके मुझे लगता है कि आपको अपने आप को रीइन्वेंट करना भी चाहिए, और ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि उम्र की कोई बंदिश होती है कि आप इस उम्र में ये नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा अपने आसपास जिन्होंने एक उम्र में जाके वापस वो चीज़ें की। जैसे मेरे एक दोस्त के फादर थे, वो पीडियाट्रिशियन रहे, और उनको शौक था कि मैं इसकी सुपर स्पेशलाइजेशन करूं। वो रिटायर होने के बाद भी उन्होंने सुपर स्पेशलाइजेशन की, बावजूद उसके कि उनकी वाइफ इस चीज़ के खिलाफ थी। लेकिन हम ऐसे कई उदाहरण जीवन में देखते हैं। तो नेचुरली, क्योंकि एक समय के बाद आपको लगता है कि आप हैं, मतलब वाई, हु आर यू, आप क्यों आए हो इस जीवन में, तो कहीं ना कहीं लौटना तो पड़ेगा ही। ये सवाल इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि
मान लीजिए कोई कुछ जैसा भी है, जिसके पास जो जैसा जितना जैसा भी है, वो थोड़ा खुश नहीं रहता, अपने आप पे ज़ुल्म बहुत ढाता है वो। अपने भीतर उसको लगता है कि मुझे वैसा हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा हो जाना चाहिए, और बहुत गिल्ट है उसके अंदर, खुद को बहुत एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। जैसे लोग शायद उसमें थोड़े से आप और हम भी शामिल होंगे, लोग खुश नहीं हैं खुद से। ये थोड़ी जाती है, मतलब आप इसको कैसे देखते हैं? जाती तो है देखिए, लेकिन वही बात है कि ये बड़ा मुश्किल चीज़ है कि इसको सुकून को या खुशी को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है कि एक इंसान, महत्वपूर्ण बात है कि कहाँ और किस तरह से खुश है, और वो खुशी को खुद उसे ही डिफाइन करना पड़ेगा। मैं और आप किसी की खुशी को डिफाइन नहीं कर सकते। एक व्यक्ति है, सीमित साधनों में है, एक बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक ठीक ठाक परिवार है उसके पास, लेकिन वो खुश है। तो ये उसका अपना कंटेंट है। इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि जो पैमाना मेरे लिए खुशी का है हो सकता है आपके लिए ना हो, जो आपका है हो सकता है किसी तीसरे के लिए ना हो। तो ये डिफाइन करना कि खुशी क्या है, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। लेकिन हाँ, हम एक बहुत सारा, जो आप कहना चाह रहे हैं कि हम एक अपना बहुत सारा हिस्सा अपने जीवन का कंपैरिजन में ही गुजार देते हैं। हम सोचते हैं कि हम इसको बोलते हैं पोस्टपोनमेंट ऑफ जॉय, यानी खुशी को कल देखेंगे, अभी पहले ये कर लें, अभी फिर ये कर लें, तो उसमें खुशी पोस्टपोन्ड होती जाती है। तो एक साइकोलॉजी में एक थ्योरी भी है कि पोस्टपोनमेंट ऑफ जॉय, ये बहुत सारे लोग जीवन में इस तरह से ही अपनी काफी हिस्सा गुजार देते हैं। इसी सवाल में मैं पूछ रहा हूँ कि तजुर्बों का बड़ा इम्पोर्टेंस है लाइफ में, और वो आपको कुछ से कुछ बना देती हैं। और हर, जैसे अगर मैं आपकी किताब से एक लाइन लूँ, एकदम से शब्द वो नहीं ले रहा, बट मुझे सेंस जो याद आ रहा है अभी, कि हर एक आदमी जो आपकी ज़िंदगी में मिलता है वो आपकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ इजाफा कर देता है। तो तजुर्बे एक ज़िंदगी में इंसान को कैसे ग्रूम करते हैं, और मैं ग्रूम शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए, मेरा मानना है कि आपके बचपन से लेके कॉलेज और जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें आपको कई तरह के लोग मिलते हैं। आप कितनी यात्राएं करते हैं, आप किन लोगों के साथ रहते हैं, और किस शहर में रहते हैं, ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपकी पर्सनैलिटी को बनाने में। क्योंकि कुछ शहर जेंडर न्यूट्रल रहे हैं, जैसे मैं मेरठ से गुजरात गया, और उस वक्त जो गुजरात था वो तभी से जेंडर न्यूट्रल था। तो हम कई चीज़ें जीवन की अपने तजुर्बों और अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखते हैं। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं आपके जीवन में जो इंटेंशनली आपको नहीं देते, पर उनकी सोबत आपको दे देती है, आप उनसे बहुत सारी चीज़ सीखते हो, और जीवन यही है, पे पहुंच जाते हो। यस, जीवन यही है कि लर्निंग, अनलर्निंग, रीलर्निंग। तो ये थ्योरी है, और धीरे धीरे आप सीखते हो। ऐसा हुआ भी है। मेरे 2 रूम पार्टनर रहे हैं। मेरा पहला रूम पार्टनर मेरी कदर, मतलब वो प्यार तो करता था लेकिन वो दिखाता नहीं था, और दूसरा रूम पार्टनर स्नेह करता था लेकिन दिखाता था। दोनों की पर्सनैलिटी अलग है। ऐसे ही जैसे मेरे एक सीनियर थे, वो पढ़ने में बहुत होशियार थे, किसी कारण वो प्रेम में पड़ गए। तो समहाउ लोगों को एक गलतफहमी थी, चूंकि मैं जगजीत सिंह सुंदल था और गुलजार को जानता था, मेरे कमरे में कुछ किताबें रहती थी उर्दू की, तो उनको लगता था कि भाई ये इश्क के मामले में बहुत तजुर्बेकार है। तो बावजूद मैं जूनियर होने के, कई सीनियर मेरे पास सलाह लेने आते थे, मशवरे लेने आते थे, और कई बार मतलब वो बहुत गलत थे इस बात में, या बस समझ लीजिए एक तरीके से। हाँ, मैं ऐसा कहूँगा कि एक माहौल बन जाता है, एक इम्प्रेशन बन जाता है, तो लोगों को लगने लगा कि भाई मुझे बहुत तजुर्बा है, तो मैं उन्हें सही राह दे सकता हूँ। अलबत्ता मैं सिर्फ सुनता था उनकी बातें, तो मैं एक अच्छा लिसनर था उस वक्त। और प्यार में क्या होता है, जब आप प्यार में होते हो ना, आपके यार दोस्त आपको सुनते कम है, क्योंकि उन्हें लगता है ये गलत रास्ते पे जा रहा है। तो वो आते थे, वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, टॉपर थे अपने बैच के, और प्यार में पड़ गए। तो मैंने जब उनसे एक बात कई सालों बाद कहा कि भाई आपने मुझे कभी इस मामले में, यानी कि जो पढ़ाई का मामला है, इस मामले में मुझे कभी गाइड नहीं किया। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि भाई देखो, मैं इंटेंशनली कुछ नहीं दे सकता, तुम्हें मेरे साथ रह के वो चीज़ एब्स्ट्रैक्ट करनी थी, जैसे मैंने तुम्हारे साथ रह के तुम्हारी कुछ खासियत एब्स्ट्रैक्ट करी। तो जब आप साथ में रहते हैं, सोबत रहते हैं, तो ग्रूम होती है।
आप लर्न करते हैं। जब मुझे पीजी में कई ऐसे दोस्त मिले जिनकी फिलॉसफी ज़िंदगी को लेके बहुत समझदार थी, और तो मैंने हर वेवलेंथ के आदमी से हर ना कुछ कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे पीजी में जाके ऐसे 2 दोस्त मिले जो उस कॉलेज के नहीं थे लेकिन बाहर से आए थे, लेकिन उन्होंने मुझे ज़िंदगी को देखने का एक नया तरीका दिखाया। उन्होंने बताया कि भी आप कैसे किसी प्रोफ़ेशन को चुनते हो और संजीदा होना एक समय के बाद कितना ज़रूरी है अपने कई चीज़ों को लेके। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो बैलेंस है प्रोफ़ेशन और आपकी इमोशनल कंटेनमेंट का, वो मैंने अपने पीजी में आके सीखा उन दोनों दोस्तों से। तो डेफ़िनेटली आप आप पूरी ज़िंदगी सीखते हो। देखिए हमारे पेशे में तो हमें कहा जाता है कि हर नया पेशेंट हमें कुछ सिखाता है। मुझे लगता है जो भी इंसान पब्लिक डीलिंग में है वो धीरे-धीरे कई चीज़ें सीखता ही है, सीख ही रहा है। तो मेरे ख्याल से जो एक उर्दू का शब्द है जज़्ब, जितना ज़्यादा आप जज़्ब करेंगे शायद जज़्बा उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और ज़िंदगी जीने के लिए जज़्बा बहुत ज़रूरी है। आपने कई चीज़ें मन में खोल दी, क्योंकि ब्लॉग में आपका पढ़ता आया हूँ और किताब भी पढ़ी, और आप जब कुछ बोल रहे हैं तो अंदर कई और परतें खुलती चली जा रही हैं। आपने एक बड़ी प्यारी बात कही कि जब कोई इश्क में होता है तो सुनता कम है, सुनाने का मन करता है उसको, और उस वक्त अगर कोई लिसनर मिल जाए जो कि आप थे, तो बहुत चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से वो चीज़ें होती हैं। एक सवाल मैं आपसे इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि ज़िंदगी तब से काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, हॉस्टल वाले दिनों से। अब आप एक पब्लिक लाइफ में हैं, बहुत सारे पेशेंट से मिलते हैं, क्लिनिक के बाहर भी ज़िंदगी से रूबरू होते हैं। दोस्तों की अहमियत बनी रहती है। दोस्त घर में क्यों नहीं बनते, और जो दोस्तों के अड्डे हैं वो घरों में क्यों नहीं बनते? मुझे लगता है गुलजार साहब ने एक बात ही कही है, बहुत अच्छी बात कही है कि सिर्फ दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे आप खुद चुनते हो। हाँ। और कभी-कभी ऐसा होता है कि उसमें कोई शर्त नहीं होती। एक्चुअली मैं अपने हॉस्टल की बताता हूँ कि उस उम्र में ना हम में रेजिस्टेंस कम होता है, हम फ्लेक्सिबल होते हैं। हम दूसरे इंसान को उसी तरह स्वीकारते हैं जैसा वो है, और जैसे-जैसे हम बड़े होने लगते हैं ना, हम में रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है। और देखिए माने ना माने, दुनिया में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें आप अपने परिवार वालों से भी नहीं कह सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप हर चीज़ का ना एक दायरा होता है, हर फ्रीक्वेंसी है, हर वेवलेंथ है। इवन कॉलेज में भी आपके कई दोस्त होते हैं, उनमें सबकी फ्रीक्वेंसी अलग-अलग होती है। किसी एक दोस्त के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, उससे आप कुछ ऐसी बातें कह सकते हो जो दूसरे दोस्त के साथ नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है कि दूसरा दोस्त आप उससे स्नेह नहीं करते, लेकिन सब दोस्तों के अंदर एक बॉन्डिंग होती है। और कभी-कभी ग्रुप में एक दोस्त होता है जो सबकी बीच की परिधि होता है, जो सबको जोड़ के रखता है। हर ग्रुप में ऐसा होता है। और हमारे कॉलेज में, या मुझे लगता है सभी कॉलेजों में ऐसा होता है कि जैसे फर्स्ट ईयर में जो अलग-अलग ग्रुप बनते हैं, फाइनल ईयर में तो सब यार दोस्त हो जाते हैं। हाँ, हाँ। उसके बाद कुछ अंतर नहीं रहता कि भाई कौन कहाँ क्या। मतलब बाद में तो ऐसा हुआ कि रकीब भी दोस्त बन गए। क्या बात! मतलब जो हैंडसम था वो भी दोस्त। यस। देखिए जितने भी रकीब हैं वो हैंडसम ही होते हैं, और फैक्ट है उनके पास सब कुछ होता है। लेकिन घरों में फिर भी काश कि घरों में भी दोस्त बनते। मुझे लगता है शायद हमारा जो बचपन से जो हमें सिखाया जाता है ना कि भाई पिता पुत्र भाई बहन सब में रिश्ता जो बताया जाता है कि डिस्टेंस बना के रखना, एक जो कंसेप्ट चला आ रहा है बरसों से, शायद इसी वजह से एक हिच रहती है। और मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन, देखिए होता क्या है कि जब आप ग्रो होते हैं, यानी कि आप 19-20 की उम्र में पहुंचते हैं, और अगर आपका किसी प्रोफेशनल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद तो फिर संवाद कितना ही रह जाएगा। फिर एक आपकी अपनी जीवन शुरू हो जाता है, और वो जीवन जब शुरू होता है तो फिर उस जीवन की जो आपकी कमियां और जो अच्छाइयां बुराइयां जो सब हैं, मुझे लगता है कि वो आप चाहते भी नहीं कि मैं अपने माता पिता भाई बहन से कहूँ। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, या बहुत कम भाई बहन ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। मैं ये पूछने ही वाला था कि घर में दोस्ती तलाशना ठीक भी है या नहीं? होता है, मुझे लगता है एक उम्र के बाद हो जाती है दोस्तियाँ। एक उम्र के बाद भाई बहन अपने आप को समझने लगते हैं, लेकिन शायद उस उम्र तक आते आते वक्त लग जाता है, तजर्बा लगता है। डॉक्टर साहब, इश्क का क्या करें? इश्क जिससे होती है उसे नहीं होती, और उसे होती है तो महसूस नहीं होती।
अगर ना हो तो खलती है, और हो जाए तो कमी खलती है। इश्क की उम्र मिल जाए तो रंग कम लगते हैं, और ना मिले तो ज़िंदगी बदरंग लगती है। तो करें क्या इसमें? इसमें उलझें, उसमें कूदें, उसमें बचें, उसमें उलझें या इतराएं, क्या करें? एक्चुअली ये किसी के इख्तियार में नहीं है दोस्त। कभी नहीं रहेगा। और ऊपर वाले ने शायद ये जो है ना दिल में जानबूझ के ये नुक्स छोड़ा है कि कुछ चीज़ें आपके इख्तियार में रहती ही नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितने समझदार हों, कितनी किताबें पढ़े लिखे हों, दुनिया भर घूमे हों, लेकिन ये एक ऐसा तिलिस्म है मुझे लगता है जिसको आज तक कोई पार नहीं कर पाया, ना खोल पाया। तो इस सवाल का जवाब देना ही अपने आप में बहुत कठिन है। बस ये है कि भाई आग का दरिया है, डूब के जाना है। ज़रूरी है इश्क? मुझे लगता है होना चाहिए, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि ज़िंदगी में जैसे दोस्त होते हैं और दुख सुख होते हैं, इश्क भी आपको ग्रूम करता है। और मुझे लगता है कि आपको जैसे दो मूवी हैं, जैसे मतलब मेरी दो फेवरेट मूवी हैं, दो अलग अलग हैं। जैसे आप देखिए कि मैं उनको अलग तरीके से देखता हूँ। जैसे गाइड है, गाइड में जो आप वर्जन देखते हैं राजू गाइड के, जो पहला वर्जन है, इश्क में डूबा हुआ आदमी, और वो घर वालों से विद्रोह करके उस इश्क को पाने की तलाश करता है, और समहाउ जब वो दूसरा वो इनसिक्योर हो जाता है, यानी इश्क में जाके जब वो इश्क उसको मिल जाता है वो इनसिक्योर हो जाता है। और उस इनसिक्योरिटी को जब उस वहीदा रहमान को अपने पुराने पति का कुछ जेवर या वो मिलता है, वो उसको छुपाता है इसलिए कि कहीं उसके मन में उसके लिए कोई नरम ख्याल ना डेवलप हो जाए। उसके मन में चोरी नहीं है, उसके मन में इनसिक्योरिटी है, और जिसको वहीदा मिस इंटरप्रिटेट करती है। अल्टीमेटली वही राजू जब पार्ट 2 में जेल से छूट के आता है, वो अपना एक दूसरा रास्ता चुनता है, और फिर वो उस रास्ते पे चल पड़ता है जो उसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ले जाता है। तो दोनों ही राजू अलग हैं, लेकिन दोनों ही मौलिक हैं, दोनों ही जरूरी हैं। और जैसे मैं इसको बोलता हूँ रॉक स्टार का जनार्दन, जो जिसकी ख्वाहिश है कि मैं बहुत आगे जाऊं, मैं एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनूं, और इसीलिए वो इश्क को पहले एक सीडी की तरह चुनता है, लेकिन जब वो ख्वाहिश उसकी पूरी हो जाती है तो उसको लगता है मैं तो अधूरा हूँ, वो वापस इश्क को पाना चाहता है। तो दोनों की फिलॉसफी है, दोनों आप इश्क को किसी भी तरह से देख सकते हैं, लेकिन वही बात है कि दोनों सब कुछ होते हुए भी इख्तियार में नहीं है। नहीं, इश्क जरूरी है। मेरा तो मानना है कि आपको आदमी बनाता है ये। अब आपको जो सुने, जो हमारी बातों को जो सुनेगा, किसी भी उम्र का कोई भी होगा, मतलब अगर इसका ज़रूरी है तो फिर उसको कैसे, मतलब उसको किया जाए, होने दिया जाए? कोई उसका पैटर्न है? नहीं, उसका कोई पैटर्न मतलब नहीं। मैं हॉस्टल वाले अनुराग से पूछ रहा हूँ, क्या उसका कोई पैटर्न नहीं है, ना आपके बस में है, ना कुछ तय कर सकते हैं आप। वो बस होता है तो होता है। वो कहते हैं ना कि आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से भी आप ऊब सकते हो, और किसी मामूली सी दिखने वाली लड़की के प्यार में भी पड़ सकते हो। तो इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आप कुछ इश्क को कभी प्लान नहीं किया जा सकता। मेरी जो समझ है वो होगी, मैं आज अपनी समझ नहीं बता रहा, मुझे तो आज डॉक्टर साहब से ही जानना है। तो ये कई बार हो जाता है या एक ही बार ठीक से होता है? नहीं, मुझे लगता है पहले प्यार में आदमी ज़्यादा संजीदा होता है, धीरे धीरे कुछ चीज़ें होती हैं जो साथ रह रह के ग्रूम होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छे दोस्त बाद में जाके प्यार में पड़ जाते हैं। तो ये चीज़ ऐसी है कि आप कभी प्लान नहीं कर सकते। आपने बड़ी अच्छी लाइन भी लिखी है किताब में, आपने लिखा है कि आदमी किसी भी तबीयत का हो, इश्क में संजीदा हो जाता है। मतलब ये बड़ी प्यारी बात है। बाहर से कई लोग बहुत तरह के दिखते हैं, लेकिन जब वो इश्क में पड़ते हैं तो कम से कम एक चीज़ ज़रूर आ जाती है, संजीदगी। एक्चुअली मेरी लाइन नहीं है, जिंदगी गुलजार एक सीरियल आता है। अच्छा। और ये उसकी लाइन है जो मुझे बहुत पसंद है। और इसीलिए मैंने उसको यहाँ कोट किया। और मुझे लगता है ये फिलॉसफी उसी चीज़ को लेके है कि दो लोग एक साथ चलते हैं, साथ रहते हैं, और एक दूसरे को ग्रूम करते हैं। बिकॉज जब आप इश्क में पढ़ते हो तो आप अपना सबसे बेटर वर्जन दिखाते हो, लेकिन जब साथ रहने लगते हैं तो आपको अपनी अच्छाई बुराई सब कमियां मालूम होती हैं। और पति पत्नी ना, एक आप प्रेमी अच्छे हो सकते हो सकता है आप बहुत अच्छे पति ना हो। कई बार ऐसा भी होता है कि
प्रेमिकाएं अपने उस प्रेमी को ढूंढती हैं पतियों में कि भाई ये वैसा वो प्रेमी कहाँ खो गया मेरा। तो डेफिनेटली, क्योंकि जब आप प्रेम से जो अगला पड़ाव है उसमें जब आप जाते हैं, तब बतौर पति, बतौर पिता, बतौर बेटा आप कैसे हैं, तो वो भी एक बहुत मायने रखता है। और ये चीज़ें ग्रूम होती हैं साथ साथ। बहुत साफ गोई से आपने कहा कि कम से कम जो पहला प्यार होता है उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। आपकी किताब की लाइन फिर से कोट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपने लिखा कि पहला शख्स आपकी पूरी तबीयत बदल देता है, आपकी आगे की सोच पर उसका असर रहता है। कुछ याद आता है आपको? डेफिनेटली। देखिए, मैं कोई बहुत अच्छा अपने आप को राइटर नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि मेरे आसपास रहे लोग या मेरी ज़िंदगी में रहे कुछ तजुर्बे, मैंने उन्हीं को उठा के लिखा है और बस उनको लफ्ज़ पहनाए हैं, लिबास पहनाया है। अदरवाइज़ ये सब 90% सब सच्ची कहानियाँ हैं। और हमने देखा है अपने आसपास के लोगों को, उनको बदलते, उनको रुकते, गिरते, संभलते, तो ये सब वही होता है। और हमने देखा है कि हाँ, वो इंसान जब पहले प्यार में पड़ा और जब 5 साल के बाद वो इंसान था, तो उसमें काफ़ी तब्दीली थी, और अच्छे भी हुए, बुरे भी हुए। मतलब तब्दीलियाँ भी दोनों तरह की होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन पे भी अख्तियार नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इश्क मुझे भी हुआ, लेकिन सिगरेट नहीं पी मैंने। और जब मैं अनुराग आर्या को पढ़ता हूँ, तो चाहे वो ब्लॉग हो, किताब हो, या कविताएं हों, सिगरेट है उसमें। तो मतलब इश्क में सिगरेट ज़रूरी शय है क्या? नहीं, ज़रूरी नहीं है। देखिए, मैं इसको कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानता कि ये कोई बहुत गर्व करने की बात है कि आप सिगरेट पी रहे हैं। हाँ हाँ। लेकिन ये ज़िंदगी की ऐसी सच्चाई है जो उस वक्त उस समय में मौजूद रही और आसपास रही और बहुत बरस तक रही। और यकीन मानिए, मैं तो पीता नहीं था, तो मेरा रूम पार्टनर दिन में 3-4 बार पी लेता था। तो कुछ समय बाद हमें लगा कि यार वैसी सांस फेफड़ों में जा ही रही है, तो एक आध मार लो घूंट। लेकिन ये फैक्ट है कि वो इतना आसपास रही ना हमारे कि अगर हम लिखने जाएंगे अपनी कहानी, सच कहानी, तो उसको हम अलग नहीं कर सकते। जैसे आप अपनी ज़िंदगी से मोटरसाइकिल को अलग नहीं कर सकते, ऐसे ही सिगरेट को अलग नहीं कर सकते, इश्क को अलग नहीं कर सकते, जगजीत सिंह को अलग नहीं कर सकते। तो मैं मानता हूँ कि ये कोई बहुत, जिसको बोलते हैं कि गर्व करने की बात नहीं है, लेकिन आप हाँ, पशिमा होते हुए भी सच तो लिखेंगे। मतलब ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन जैसे फिल्मों में डायरेक्टर सोचता है कि सिगरेट का सीन होना चाहिए, भले ही नीचे डिस्क्लेमर आ जाए, लेकिन वो ज़रूरी समझता है उस सीन को। ठीक वैसे कुछ देखिए, हम काफ़ी लोग थे, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि आपका दिन बहुत ख़राब शुरू होता था पीजी में। आप लेट उठते, अपने एचओडी से डांट खाते, कुछ भी ठीक नहीं होता, भूखे पेट जाते, और कभी कभी मतलब आपका पूरा दिन खराब होता, आपकी गर्लफ्रेंड से आपकी लड़ाई हो जाती, कैंटीन में आपको जला हुआ टोस्ट मिलता, फिर अचानक से कोई दोस्त आके आपके पास चुपचाप बैठ के अपनी सिगरेट के 2 घूंट आपको पिला जाता। तो वो एक तरीके से क्या बोलते हैं, वो हीलिंग प्रोसेस होता था। तो उन दिनों सुलगता हुआ। हाँ, मतलब उन दिनों जो है ना, ये एक तरीके से आपकी ज़िंदगी में कई रोल प्ले करती थी। जैसे जगजीत साहब बैकग्राउंड में रहते थे, तो ऐसे ये थी। तो डेफिनेटली एक आपके और हमारे दोस्त रहे, अब उस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय चंडीदत्त शुक्ल जी। गजब के लेखक, गजब के रचनाकार, गजब के दिलदार दोस्त, और क्या टैलेंटेड आदमी। वो किसी से कुछ भी लिखवा सकते थे। मेरा भी अनुभव यही है, आपका भी एक्सपीरियंस यही है। उनकी एक कविता मुझे मिल गई, वो आज मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि अब तुम ही कहाँ भरती हो संसार की दशा पर उफ कहती हुई निःश्वास। नहीं हो तुम तो रुकी है पूरी पृथ्वी। तुम हंस दो अब खिलखिलाकर, ताकि खिल जाए सब फूल और लौट जाए जीवन भरपूर भरा पूरा। उसकी हंसी उसकी बातें ना हो, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ अब, उसकी हंसी उसकी बातें ना हो तो क्या इश्क के लिए थोड़ा कुछ खालीपन हो, थोड़ा अधूरापन भी ज़रूरी है? जरूरी नहीं कि अधूरापन जरूरी है, लेकिन हाँ, आप अधूरे हो ही जाते हो। मेरा मानना है कि कुछ चीज़ होती है, कुछ खलिश होती है ना दिल में, तो कहीं ना कहीं आप उसे एक्वायर्ड करते हो। और
जैसा मैंने पहले कहा, ये एक ऐसी चीज़ है जो इस पे आपका इख्तियार नहीं है। आप चंडीदास शुक्ला जी की बात करें तो मैं 2 चीज़ कहना चाहूँगा कि वो बहुत विनम्र स्वभाव के, और उनका भाषा पे बहुत अच्छा कमांड था, हिंदी भाषा में। जी जी जी। और जब भी वो फ़ोन करते थे, उनका आग्रह भी होता था और इतनी विनम्रता से होता था कि आप उनकी बात को टाल नहीं सकते थे। बस मेरी उनकी एक ही शिकायत रहती थी कि वो उन्हें हिंदी पसंद थी और मुझे उर्दू पसंद है, तो वो मेरे कुछ उर्दू के शब्द चेंज कर देते थे, लेकिन वो इतने प्यारे इंसान थे हाँ। कि मैं उन्हें मना नहीं कर पाता था। तो मैं उनसे कहता था कि इनकी मेरे जो लिखे की है उसकी आत्मा, उसकी रूह पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वास्तव में वो बहुत ही, मुझे लगता है, बहुत ही अच्छे इंसान थे। मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा परिवार पे एक सवाल मैं पूछता हूँ, और आपकी किताब पापा को ऐसे डेडिकेट की गई है। परिवार में रिश्ते होते हैं हमारे। आपकी किताब बुरे लड़कों की डायरी, उसमें एक हिस्सा है जिसमें कहानी ये है कि लेखक घर आया हुआ है, लेखक की प्रेमिका की शादी हो रही है, पिता कुछ नाराज़ हैं कुछ महीनों से, वापस हॉस्टल आप जा रहे हैं, तो लौटते हुए पापा कहते हैं जाकर बात करना उससे, ज़िंदगी से हारते नहीं हैं। हमें लगता है कई बार हम रिश्तों की जब बात करते हैं तो माँ पे बहुत बात होती है, बहनों पे बहुत बात होती है, पापा कहीं छूट जाते हैं। और उम्मीद शायद होती है पापा से कि शायद जो माँ नहीं समझती वो पापा समझते हैं। क्या कहेंगे आप? नेचुरली देखिए, मैं तो ऐसे परिवार में रहा हूँ जहाँ पिता काफ़ी अनुशासन वाले थे, कट्टर आर्य समाजी रहे हैं। तो उस समय तो टीवी देखना हमारे लिए 1 आध घंटे का समय होता था कि इस समय टीवी देखो, बाकी समय पढ़ाई करो, और प्री मेडिकल टेस्ट तो आपको पता ही होता है, कंपटीशन। तो मैं तो शुरू से किताबों और फिल्मों का शौकीन रहता था। कुछ फिल्में ऐसी भी थी जो उस वक्त रात 10 बजे के बाद दिखाई जाती थी, जैसे मंडी या श्याम बेनेगल की फिल्में, जो कहा जाता था कि अच्छी फिल्में नहीं है, लेकिन मैं उनको देखने के लिए उत्सुक रहता था। कहीं ना कहीं हमारे पिता उन पीढ़ियों में रहे हैं जिनको कहा जाता है कि बच्चे को आई लव यू नहीं बोलना। जैसे मैं और आज आप अपने बच्चे को आई लव यू आराम से कह देते हैं, हमारे पिता ने कभी नहीं कहा। लेकिन हाँ, वो परवाह करते थे। खास तौर से जब मैं सोता था तब मुझे पता लगता था कि उनका हाथ मेरे बालों पे फिर रहा है, स्नेह करते थे। मैथ पढ़ाते वक्त खूब उन्होंने पिटाई भी की है मेरी। हम भले ही अपने बच्चों की आज ना कर पाए हों, लेकिन शायद ये जो गैप है, जनरेशन गैप, वो रहा है। पर हाँ, ये वही पिता थे जब मैं हॉस्टल आता था और देर रात कुछ टीवी देख रहा होता था, सर्दियों के दिन थे, तो वो किचन में जाके चाय बनाते थे और पूछते थे कि पिएगा, तो कभी कभी रख भी जाते थे। तो हमने रूप देखे हैं जैसे जैसे धीरे धीरे। लेकिन हाँ, डेफिनेटली कुछ घरों में जैसे एक थोड़ा सा गैप रहता है या डिस्टेंस बना के रखना वो अनिवार्य समझते हैं, तो वो शायद रहा उनका। लेकिन हाँ, ये आपकी बात सच है कि हम अक्सर अपने पिता को तवज्जो कम देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो नरमियत है, जो स्वभाव में जो नरमियत माँ को पास रहती है, पिता अक्सर उसे छुपा लेते हैं। लेकिन वो पहुँचती है हम तक। पहुँचती है, डेफिनेटली पहुँचती है। पिता से आपने बात उठा ही दी है, पीढ़ियों वाली बात, जनरेशन गैप की बात। कहीं तो हम लैग करते हैं, मतलब पता नहीं कहाँ, मतलब हमारी ट्रेडिशन में है कुछ बात हम पकड़ नहीं पा रहे, या शायद दो ढर्रे पे ज़िंदगी चलती है। एक तरफ हमारी संस्कृति है, एक तरफ हमारी परवरिश है, एक तरफ सिविलाइजेशनल जो प्रेशर्स होते हैं, या सोसाइटी में कुछ अच्छा करना है, करते ही जाना है। ठीक दो सहेलियों की तरह पीढ़ियाँ क्यों नहीं बात कर सकती? इससे पहले आप जवाब दें मुझे, एक फ़िल्मों की बात आप कर रहे हैं तो मुझे एक सीन भी याद आ रहा है। हासिल फ़िल्म मेरे ख्याल से आपके लिए भी अच्छी, मतलब आपकी वन ऑफ द फेवरेट फ़िल्म होनी ही चाहिए। तो हासिल में मुझे एक सीन याद है कि यूनिवर्सिटी में लड़का पढ़ता है और जिम्मी शेरगिल, उसे स्कूटर चाहिए होती है फादर की बार बार, और फादर स्कूटर के लिए बहुत ही पजेसिव रहते हैं, और जो उसके बाबा जी हैं वो ऊपरी तल्ले पे हमेशा बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। एक दिन बेटे को स्कूटर हाथ लग जाती है और फादर बहुत नाराज़ होते हैं, नाराज़ होकर के वो वापस ले लेते हैं स्कूटर, और फिर वो अपने बाबा के पास चला जाता है, और बेटा बाबा से कहता है कि बाबा ये पापा ऐसे कैसे हैं, और जो जवाब दिया है बाबा ने, फिर मैं आपसे जवाब पूछूंगा। बाबा ने कहा कि
तुम्हें जो करना चाहिए तुम कर रहे हो, उसे जो करना चाहिए वो कर रहा है। मुझसे पूछो, तुम दोनों अच्छे बच्चे हो। तो पीढ़ियां, जिस जनरेशन गैप की बात हम कर रहे हैं, दो पीढ़ियां सहेलियों की तरह क्यों नहीं बात कर सकती? मुझे लग रहा है वो जो गैप जो आप बात कर रहे हैं ना, शायद मेरे आपकी जनरेशन में वो जो सवाल था ना, वो पूरा हो गया, मुकम्मल हो गया। क्योंकि शायद मैं आज अपने बेटे से आई लव यू से कह के और जिस तरह से मैं बात कर लेता हूँ, इसकी एक वजह ये भी रही कि मुझे लगा कि मेरे पिता ने मुझसे इस तरह बात नहीं की। हालांकि मैं उन्हें भी दोष नहीं देता। हाँ। ये एक पीढ़ियों का कंसेप्ट रहा है, कल्चरल जो ट्रेडिशन रहता है कि आप सख्त रहिए, अनुशासन में रखिए, और वो बहुत ज़रूरी भी था। मुझे लगता है ज़रूरी भी रहता है। लेकिन क्या होता था कि हमारे पापा जो है मुझे सुबह उठते ही 5 या 6 बजे उठा देते थे। चाहे मैं रात को 2 बजे सोऊं, चाहे मैं कितना पढ़ के 1:30 बजे सोऊं, बल्कि मैं तो अपने दरवाजे पे लिखता था चौक से कि मैं इतने बजे सोया हूँ, मुझे लेट उठाइएगा। लेकिन वो आवाज़ करके, शोर करके उठा देते थे। तो मैंने कुछ चीज़ें इस बात से सीखी। मैंने सोचा कि एक तो मैं कभी भी अपने बच्चे को डांट के नहीं उठाऊंगा और ज़्यादा बात करूँगा, कम्युनिकेशन, संवाद रखूँगा ज़्यादा। मुझे लग रहा है इस पीढ़ी में वो चीज़ें आई हैं। और दूसरी बात क्या होता है ना, कभी-कभी आप अपने आप को नहीं देख पाते। जब आप बाहर रहते हैं उस दृश्य से, तब आप शायद बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं। तो यहाँ जो आप हासिल की बात कर रहे हैं, वो उस दृश्य में मौजूद नहीं है दादा, वो बाहर से देख रहे हैं, ऑडियंस की तरह देख रहे हैं उस सिचुएशन को। तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से महसूस कर रहे हैं कि दोनों की अपनी-अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है। तो शायद अब समय के साथ ये जो गैप है वो फिल हो रहा है। गुलजार पे बात करने का मन है अभी। जो अनुराग आर्या को जानते हैं वो जानते हैं कि उनका इश्क गुलजार से भी लगभग उतना ही है। आपके ब्लॉग में आपने लिखा है, गुलजार उन शख्सियतों में से एक हैं जिन्हें उम्र के सबसे रुमानी दौर में हमने ओढ़ा और बिछाया। उनके लिखे ढेरों गीत लोरियां बन हॉस्टल में मीठी नींद लाते रहे। लिखा है आपने फिर काफ़ी। आपकी मुलाकात भी हुई उनसे, उस मुलाकात के बारे में बताइए। एक बार हुई, शायद उन्हें याद भी नहीं हुआ क्योंकि उनके मुरीद दुनिया भर में फैले हुए हैं जी। और कई बरस पुरानी बात है। नानावती हॉस्पिटल में था वो, किसी को देखने आए थे या शायद कुछ उनकी तबीयत ख़राब थी और मैं वहाँ कुछ ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था और 1 या 1.5 महीने के लिए ट्रेनिंग पे था। टीचर को मेरा स्वभाव पसंद आ गया तो उन्होंने मुझे 6 हफ्ते का एक्सटेंशन दे दिया था। तो गुलजार साहब आए थे और मुझे मालूम चला तो मैं दौड़ता हुआ 2nd 3rd फ्लोर पे गया और मुझे था कि उनके सिग्नेचर लूँ, किस तरह से लूँ। तो अल्टीमेटली उन दिनों वही कमबख्त सिगरेट थी तो मैंने सिगरेट का पैकेट उनके सामने थमा दिया तो वो मुस्कुराए और समझते हैं वो चीज़ों को और उस पे उन्होंने सिग्नेचर दिया। वो कई सालों तक मेरे हॉस्टल की दीवार पे मतलब एक ट्रॉफी की तरह रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। सिगरेट का पैकेट आपने बढ़ाया होगा तो उन्होंने बहुत कुछ समझ लिया होगा। हाँ, देखिए मुझे लगता है वो बहुत ज़हीन इंसान है और बहुत ही सारी दुनिया में उनकी फ़ैन फॉलोइंग है और सबसे अच्छी बात है कि वो चीज़ों को आसान कर देते हैं। आज हम बतरस में बैठे हैं। गुलजार की एक लाइन है, बातों से रिश्ते हैं रिश्ते भी, कुछ कह दो तो अच्छा लगता है। आपने बताया उन्हें कि आप भी त्रिवेणियाँ लिखते हैं? नहीं, मैं एक्चुअली उस वक्त नहीं उतना लिखता था क्योंकि उस वक्त तो जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जो प्राइमरी लड़ाई है उसमें उलझा हुआ था। मैं तब पढ़ता था उन दिनों, लिखता नहीं था। लेकिन एक उम्र के बाद जब मैं थोड़ा प्रैक्टिस में आया और मुझे थोड़ा सुकून मिला कि हाँ रोजी रोटी का जुगाड़ हो गया, तब मैं वापस इस शौक की तरफ मुड़ा और मैंने लिखना शुरू किया तब। और ऑर्कुट में एक ऑर्कुट नाम की एक चीज़ होती थी, उसमें कई लोग थे तो वहाँ पे एक त्रिवेणी नाम का जो गुलजार के शदाइयों ने मिल के एक त्रिवेणी करके ग्रुप बनाया, उसमें मैं था। तो उसमें हम सब लोग एक सिचुएशन डालते थे और त्रिवेणियाँ लिखते थे। तो वो भी एक दौर था, हम उसको रोमानी दौर कहेंगे दरअसल। जहाँ पे हमें पता होता था कि हम लिखेंगे संजीदगी से और कोई ना कोई पढ़ेगा संजीदगी से। राइटर अनुराग पे बात करते हैं अभी थोड़ी देर। राइटर अनुराग की जर्नी थोड़ी बताएं, क्योंकि लिखना इतना आसान नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जब आप वो लिख जाते हो जो अनकहा है, फिर वो बहुतों को छू जाता है, और जब तक वो लिखा नहीं जाता उस तरह से लगता है कि ये लिखा भी नहीं जा सकता है। किसी मौसम की सोहबत से परहेज मत करना, ये आपके इस एक्सपीरियंस में इजाफा कर देता है। और आपने अभी बताया भी कि अपनी मर्जी का होने में एक उम्र लग जाती है।
तो अभी मैं राइटर अनुराग के बनने की प्रक्रिया पूछ रहा हूँ। देखिए, मुझे लगता है ना, हर बच्चे का इंक्लिनेशन होता है बचपन से ही। मुझे मालूम नहीं, मुझे शुरू से किताबें पसंद थी, फिल्में पसंद थी। तो मेरठ से दिल्ली एक ट्रेड फेयर लगता था और मैं अक्सर उसमें रशियन बुक स्टॉल होता था जहाँ रशिया की हिंदी अनुवाद की किताबें होती थी। मैं जाता उसमें स्कूल की तरफ से, और माँ जो मुझे खाने के पैसे देती थी, मैं उससे सारी किताबें खरीद लाता था। तो मेरे तो कुछ यार दोस्त थे, वो मुझे खिलाते थे और उसमें से कुछ लोग फिर बाद में मुझे किताबों के लिए पैसे भी देते थे। एक रशियन सोल्जर की तरह बुक थी, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, असली इंसान था शायद उसका नाम। उसमें एक पायलट था, वो अपनी टांगे खो देता है और फिर वो हॉस्पिटल में जाता है, और जब तक वो रिकवरी करता है वापस आर्टिफिशियल पैर से, वापस वो पायलट बनता है। वो कहानी, मतलब वो बचपन की कुछ चीजें होती है ना, आपके दिमाग में बैठ जाती रह जाती हैं। चेखव डॉक्टर भी थे, मुझे बचपन से डॉक्टर बनने का शौक था, तो चेखव की कहानी है घोड़ा। तो इन सब चीज़ों ने मुझे थोड़ा सा, मतलब मैं उधर शिफ्ट होता था और मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि मुझे डॉक्टर भी बनना था और ये चीज़ भी खींचती थी। लेकिन हाँ, पिता ने मुझे संभाल के रखा कि इस तरफ जाना है, प्रायोरिटी ये है। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे नहीं बनना था। सच बताऊं तो मैं अगर नहीं होता डॉक्टर, तो शायद मैं लेखक भी नहीं होता, क्योंकि बचपन में बड़े भाई को खोया था, जो अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश उनकी मृत्यु हुई। पिता को टूटते देखा और उन्होंने लगभग पापा का सपना पूरा कर ही दिया था। तो मन में ठान लिया था कि मुझे बाद में पापा को इस सपने को पूरा करना ही है। तो वो पापा का सपना मेरा भी बन गया, और मैं तो मेरे लिए एक वो हिस्सा जरूरी हो गया, मतलब मेरा अनिवार्य हिस्सा हो गया। दूसरी बात थी कि कुछ फिल्में आती थी उस वक्त, श्याम बेनेगल साहब की, गोविंद निहालनी की। तो मेरे उम्र के लोग बोर होके इतवार को उन दिनों वो फिल्में छोड़ देते थे और मैं घंटों बैठा रहता था। और हमारे घर में टीवी नहीं था, क्योंकि पापा अनुशासन वाले थे, उन्हें लगता था टीवी बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो हम नीचे जाके एक जगह टीवी देखते थे। मकान मालकिन की एक बिटिया थी जो बहुत अच्छी थी, वो शायद मेरी तरह कुछ फिल्में देखने का शौक रखती थी। तो हम दोनों बैठ के वो फिल्में देखते। तो धीरे 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 आपको कुछ चीज़ें खींचने लगती हैं। ऐसी कॉलोनी में एक लाइब्रेरी होती थी, मैंने उस लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ डाली थी। और उसका जो मालिक था ना, वो कुछ किताबें हमें देता नहीं था कि मंटो की किताब है, नहीं देनी, इसमत चुगता की किताब है, कि बच्चा आया नहीं दो। तो मुझे मालूम था कि वो एक दिन कहीं अपनी शॉपिंग करने दिल्ली विल्ली जाता है। तो उस दिन उसका नौकर रहता, तो मैं उस दिन किताब किराए पे लाता और उसके आने से पहले ही शाम तक पढ़ के लौटा देता था। अरे वाह। तो मेरठ में कई लाइब्रेरियाँ उतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी जितनी रही, तो वो इंक्लिनेशन आ गया आप में। आप धीरे धीरे एक छोटी छोटी डायरी में लिखते जब आप लिखते और आपके यार दोस्त पढ़ते, तो वो आपकी तारीफ करके देते, या तो आपको ये वहम होने लगता कि भाई आप तो अच्छा लिखते हैं। तो वो वहम जो है आपका, वो थोड़ा सा आपको किक देता, डोपामिन किक देता। ये लिखते तो आप बहुत अच्छा है। लोगों की चिट्ठियां भी लिखी हैं आपने? हाँ, लोगों की चिट्ठियां। मैंने कहा ना आपसे कि कुछ लोगों को लगता था कि भाई मैं इश्क में अच्छा तजुर्बेकार हूँ, तो लोगों ने चिट्ठियां लिखवाई मुझसे। हमारे एक सीनियर तो नाराज भी हो गए थे, क्योंकि जिन तक चिट्ठी पहुंची उन्होंने उस तरह से उन्हें रिस्पांस नहीं दिया, तो उन्हें लगा कि मैंने चिट्ठी गलत तरीके से लिखी है। अच्छा, आपकी किताब पे बात करेंगे। हॉस्टल के दिनों से आप लिख रहे हैं, एक लंबा टाइम है। फिर ब्लॉगिंग में लिखा आपने, कितनी डायरियां भरी आपने। किताब आते आते 2025 हो गई। किताब लिखी भी तो टाइटल दिया बुरे लड़कों की हॉस्टल डायरी। आपने एक जगह लिखा है कि मैं दरअसल कहानियाँ नहीं लिखता, कहानियाँ लिखने का हुनर मेरे पास नहीं है। मैं हकीकतों के पैरहन सिलता हूँ, फिर उनमें रंग भरता हूँ, लोग उसमें से अपनी मर्जी का रंग उठा लेते हैं। तो मुझे थोड़े आप रिलक्टेंट राइटर लगते हैं, या लिखते हैं चाहते नहीं कि लोगों तक पहुँचे। मैं कुछ आपके मन में शब्द जगाऊं उससे पहले मुझे एक छोटी सी बात और कहनी है। बहुत अच्छा लगा था मुझे जब मैं आपके बुक लॉन्चिंग में पहुंचा था। कम से कम मैंने ऐसे पब्लिशर नहीं देखे थे। पब्लिशर, आपकी किताब आवाज़ घर पब्लिकेशन से आई है।
राइटर को शायद चिंता है या नहीं है, उसने लिख दी, बात पहुँचे तो पहुँचे, और पब्लिशर हार्ड डिस्क में चीज़ों को संजो रहा है कि कहीं कुछ छूट ना जाए। तो बुरे लड़कों की हॉस्टल डायरी, ये यात्रा मुझे जाननी है। एक छोटा और सवाल है लेकिन उसके बाद पूछो। आपने सुधीर भाई का जिक्र किया। सुधीर भाई खुद जो है एक लिखने वाले हैं, नरम रूह रखते हैं, मोहब्बत करते हैं संगीत से बहुत ज़्यादा, इसीलिए लफ्ज़ों की अहमियत को समझते हैं, दिल की बातें समझते हैं। और पता नहीं क्यों उन्हें मेरी जो दिल की बातें हैं उन तक पहुंच गई, उन्हें बहुत अच्छी लगी। और उनका इसरार था, बहुत समय से था, मैं ही शायद टाल रहा था या कुछ और कारण थे, मेरा कहीं और कमिटमेंट था। उसकी भी एक लंबी कहानी है। कुल मिला के हम जब सिटिंग पे बैठते तो मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन थी, क्योंकि ये सब बेतरतीब पन्ने थे और वो लापरवाही की बातें इस उम्र में कहना जब आप संजीदा हो गए हो, और उस उम्र की वो बातें कहना जो बहुत अच्छी नहीं है, जैसा आपने कहा सिगरेट से लेके इश्क से लेके सब तरह की बातें कहना, लेकिन समहाउ वो कन्विंस थे और वो चाहते थे कि उन्हें उस तरह से कहा जाए, क्योंकि हर उम्र का ना एक आसमान होता है, एक हर उम्र का एक अपना रंग होता है। तो हम साथ बैठे, उन्होंने बहुत पेशेंस रखा, और जब साथ बैठे बैठे बैठकी की हमने, तो अपने आप ही होता है ना, कभी कभी जब आप इन द मोमेंट होते हो तो आप कुछ चीज़ों को नहीं देख पाते, एक दृश्य को आप दृश्य में शामिल होकर नहीं देख पाते। जब आप दृश्य से बाहर रहते हो या कोई दूसरा आदमी साथ में होता है तो आप चीज़ों को अच्छी तरह देख पाते हो, वरना एक रिसेंसी बायस होता है। यस। तो उनके साथ रहने का एक फ़ायदा ये हुआ, जब हमारी सिटिंग हुई और हम गूगल पे या जूम मीटिंग करते कि कैसे इस किताब को शक्ल दी जाए, तो इस किताब की शक्ल धीरे 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 बनती गई और मैंने ही 4 टुकड़े किए, क्योंकि मैं चाहता था कि होता क्या है कि ना, मैं जो लिखता हूँ फेसबुक पे, वहाँ मुझे लोग डर्मेटोलॉजिस्ट कम साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा समझते हैं और अपने सुख दुख पता नहीं क्या सोच के मुझसे कह देते हैं, इनबॉक्स पे मुझसे मशवरा भी मांग लेते हैं। तो बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि आप दिल के डॉक्टर। तो हुआ यही कि फिर हमने उसको 4 हिस्सों में बांटा और वो एक जर्नी दिखाई हमने कि कैसे ग्रूम होते हैं इंसान और कैसे आपकी तरबियत बदलती है, तबीयत बदलती है। तो डेफिनेटली सुधीर भाई का बहुत बड़ा हाथ है, और यकीन मानिए कि पहले वो शुरू हुए थे कहने कि इस किताब के जो पन्ने 170 से ज़्यादा नहीं जाने चाहिए, और बाद में मुझे उन्हें रोकना पड़ा, क्योंकि वो हर किसी को शामिल करना चाहते थे। डॉक्टर साहब इसे भी रखिए, इसे भी रखिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, रहने दीजिए, कुछ किस्से रहने दीजिए। किस्से तो निकलेंगे, लेकिन कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो बहुत दिनों तक छुपाया नहीं जाता। सवाल है, मैं पूछूंगा एक और सवाल आपकी इस किताब पे ही, कि अभी ये मेरे साथ हुआ, दरअसल आपकी किताब को लेकर के ही हुआ। मेरे दोस्त हैं, उनका बेटा मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करने वाला है, और मेरे हाथ में उन्होंने ये किताब देखी। उनका बेटा ज्वाइन करने वाला है और किताब मैं यही पढ़ रहा था। उन्होंने उठा ली किताब, इसमें लिखा है बुरे लड़कों की हॉस्टल डायरी। ऐसे अमूमन लोग किताबें ऐसे पढ़ते हैं, तो उसमें मेडिकल कॉलेज। उन्होंने तब कुछ नहीं कहा, बाद में मुझे फ़ोन करते हैं, 2-4 पन्ने पढ़े उन्होंने, कहते हैं मैंने अपने बेटे को भेजने वाला हूँ कल परसों में। उस हिसाब से बताइए मुझे। मतलब आप पूछना चाह रहे हैं मैंने इसका टाइटल बुरे लड़के क्यों दिया? हाँ, और अब आप पिता भी हैं, फादर हैं, सारी चीज़ें। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि बुरे लड़के एक मेटाफर है इस किताब में, और हुआ क्या था कि एक तरीके से ये श्रद्धांजलि है हमारी कुछ सीनियर्स को, क्योंकि हम पीएमटी से गए बच्चे थे, जो पूरे हिंदुस्तान में क्या होता है कि 15% जो सीटें ऑल ओवर इंडिया से जो बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम पास करके जाते हैं, तो अलग अलग राज्य में होती हैं। और कुछ होता है ना कि कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस की एक लड़कियां थी, मैं उनको भी गलत नहीं कहता, क्योंकि 20, 21, 22 की उम्र होती थी, हम कॉलेज से निकले, पीएमटी तैयारी की, सीधा कंपटीशन पास करके फिजिक्स केमिस्ट्री पास करके हम पहुंच गए, और हमने लगा कि हम बहुत समझदार हो गए, सलाहियत आ गई। एक बाइनरी समझते हैं अच्छे बुरे। हाँ, तो एक बाइनरी होती है अच्छे बुरे की। कुछ उन लोगों को एक पहले से कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस होता है कि मोटरसाइकिल चला रहा है, सिगरेट पी रहा है और देर रात तक घूम रहा है, क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, तो उन्होंने बस नंबर आ जाते हैं, पता नहीं। हाँ, उन्होंने क्लासिफाइड कर दिया कि ये अच्छे लड़के नहीं हैं। तो
साथ में पहुंचे हम, जब फर्स्ट ईयर में थे तो सीनियर पे ज़्यादा भरोसा करता है। और लोगों को ना परसेप्शन होता है, मतलब आपको अगर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाए तो दूसरे लोग उस परसेप्शन से ही आपको देखने लगते हैं। ये जज भी बहुत होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हुआ ऐसा कि कुछ सीनियर लड़कियां थी, उनके अपने थॉट प्रोसेस थे, तो उन्होंने कुछ हमारे ग्रुप को बुरा कहा, वो दिल पे लगा, तो वो बात याद रही। और लेकिन आप देखेंगे कि ये बुरे नहीं है बुरे दरअसल, नहीं, एंड बुरे समय नहीं के है। साथ उन्होंने भी इस चीज़ को महसूस किया बहुत प्यारे हैं और अभी के। कभी मजाक में मस्ती में उस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया। लेकिन हमने कहा कि भाई चलो, ये बात रही, वो दिल में रह जाती है ना कोई बात, तो वो बात रही। आपने मेरठ शहर की बात की, किताब में बहुत सारे शहरों का जिक्र है, हर शहर की अपनी तासीर है। दिल्ली, आगरा, मुंबई, बेंगलोर, गोरखपुर, या गुजरात का कोई शहर जहाँ एक मेडिकल कॉलेज भी है। बिल्कुल है। देखिए, मेरा मानना है कि जिस तरह से आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपके यार दोस्त आपकी तरबियत करते हैं ना, शहर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। कोई शहर कितना जेंडर न्यूट्रल है, कितना खुला है, देर रात तक उसमें कितनी जगह खुली हुई हैं और सबके लिए खुली हुई हैं। तो वो शहर ऐसा ही था, उसमें समुंदर भी था, नदी भी थी, पुल भी थे, दुख सुख थे, और बाहें खोल के सबके लिए, उसकी सबके लिए बाहें खुली हुई थी। तो डेफिनेटली उस शहर ने हमें बहुत कुछ दिया है। और मेरा मानना है कि यूपी के मुकाबले उस वक्त गुजरात जेंडर न्यूट्रल के मामले में काफ़ी अलग माहौल था। उस माहौल ने भी हमारी जो सोचने समझने की जो एक 3 डायमेंशनल व्यू है ना, उसको डेवलप किया। तो ये बहुत ज़रूरी होता है हम सब के लिए। मैं आज आपसे पूछूं, अभी भी जिंदगी में कुछ सॉरी, कुछ कुछ खाली सा है, कुछ रीता सा है? ऐसा कुछ नहीं है कि रीता सा है। हाँ, ये ज़रूर लगता है कि कुछ ना कुछ अभी और बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि मैं अभी कई फ़िल्में देखता हूँ, अन्य भाषाओं की फ़िल्में देखता हूँ। मुझे इस नस्ल से ना, ये जो जनरेशन है, जेलसी होती है। बिकॉज़ हमारे समय में ना इतनी सारी फ़िल्में, इतनी सारी किताबें, इतनी सारी चीज़ें एक सारे क्लिक मीडियम पे उपलब्ध नहीं थी। एक क्लिक पे उपलब्ध एक थी। क्लिक पे उपलब्ध नहीं थी। इस जनरेशन के पास बहुत कुछ है। दोनों चीज़ें हैं। इसके नफ़े नुकसान दोनों हैं। नफ़ा ये है कि आप बहुत सारी चीज़ों तक एक्सेस कर पहुँच सकते रहे हो। हो, और जो आपको, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी-कभी एक फ़िल्म, एक अच्छी फ़िल्म आपके ने जो 10 वर्षों में नहीं सीखा, वो आपको सिखा देती वो है। वहाँ एक से वहाँ अच्छी पहुँचा देती। किताब बिल्कुल। आपको पूरा बदल देती है। ऐसे ही अच्छी सोहबत, जो 3 महीने की सोहबत है, जो आपके दोस्त 10 सालों में नहीं सिखा पाए। लेकिन इस नस्ल के पास एक बड़ा चैलेंज, दोनों तरह से चैलेंज भी है, कि सूचनाओं का इतना इन्फॉर्मेशन है, इतना ज़्यादा ओवर इन्फॉर्मेशन है कि जो ब्रेन है, उसकी कैपेसिटी है, वो प्रोसेस नहीं कर पाता। तो वो कैसे प्रोसेस कर रहा है ये जनरेशन, ये उसके लिए चैलेंज है। और अब सोचिए, इश्क आजकल के नौजवान के लिए कितना पेचीदा है। हमारे समय में तो चिट्ठियाँ होती थी, या थोड़े बहुत मोबाइल। अब तो आप दूर, जो कहते हैं ना डिटैचमेंट, सोशल मीडिया के समय में डिटैचमेंट होना कितना मुश्किल है, तो इश्क भी मुश्किल है। चिट्ठियाँ, अच्छा याद दिलाया आपने। चिट्ठियाँ से जो मोहब्बत होके जाती थी, उसका जायका अलग था। बिल्कुल अलग था। और यकीन मानिए, कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने आने से पहले कितनी चिट्ठियाँ जलाई, और जब मैं उनको जला रहा था तो मेरे ऊपर रूम में एक मोहतरमा रहती थी, उनको लगा कि नीचे कुछ आग वाग लग गई है, तो वो डर के आई। और फिर जब उन्होंने देखा कि भाई कुछ जल रहा है, मुस्कुरा के, क्योंकि उन्हें पता था मैं अगले दिन जा रहा हूँ, आग ही लगी थी। तो आग ही लगी थी, तो वो मुस्कुरा के चली गई। लेकिन वो दिन और थे, नीला इंग्लैंड का लिफाफा होता था, घर से आता था, और हम इंतजार में रहते थे। आपकी बातों से अभी बहुत कुछ निकल के आता है। आदमी है और कहीं आदमी की आदमियत मिसिंग है। मिसिंग है क्या? आपके बिल्कुल, अपने तजर्बे क्या है? बिल्कुल मिसिंग है। और सच बताऊं तो जिस पेशे में हूं ना, मुझे, हमें ये कहा जाता था कि, मतलब हमारे पेशे में, मेरे पेशे में, डर्मेटोलॉजिस्ट को कहा जाता है कि आप जितने अच्छे ऑब्जर्वर रहेंगे, उतने ही अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट बनेंगे, यानी ऑब्जर्व करना। मैं इस चीज़ को असल ज़िंदगी में भी मानता हूँ कि
जितना आप ऑब्जर्व रखेंगे, पॉज लेंगे, ना केवल उतने अच्छे डॉक्टर बनेंगे, उतने अच्छे इंसान बनेंगे। और सच बताऊं, 9 से 5 की जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जो लड़ाई है, उसमें इंसानियत पीछे छूट रही है। मतलब इतनी तकलीफ़ें हम देखते हैं, जो हमें लगता है कि इतनी तकलीफ़ों के बावजूद कुछ लोग इतना अपने नरम बने रहे, वो मैं उनसे सीखता हूँ। कमाल की चीज़ें हैं। मसलन देखिए, मेरा एक दोस्त नहीं कहिए कि हम लोग जब पीएमटी की तैयारी कर रहे थे, तो एक इंसान था, जब वो कहीं जा रहा था रास्ते में, तो उसने एक एक्सीडेंट विक्टिम को देखा और उसको अस्पताल ले गया। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जो परिवार के लोग थे उस विक्टिम के, उन्हें लगा कि इसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, जबकि वो उसको हॉस्पिटल ले गया था। उन्होंने उस पर हमला कर दिया। वो हमला इतना बुरा था कि उसका पूरा चेहरा बिगड़ गया और रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी हुई उसकी। लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं उससे मिला, उसके भीतर वही इंसानियत थी, और उसने अपना इंसानियत में जो यकीन था ना, वो बनाए रखा था। तो ये जो चीज़ें थी ना, ये बहुत ऐसे लोग आपको हैरान भी कर देते हैं, और आपका जो यकीन है इंसानियत में, उस फिर से दुरुस्त कर देते हैं। बहुत सारे लोग रहे हैं। एक हमारे मित्र थे, उनको कैंसर हुआ, और फिर भी जब भी वो आपसे बात करते, हंसते मुस्कुराते बात करते, उन्होंने ख्वाहिश रखी कि पता नहीं, उन्हें शायद आभास हो गया था कि मैं जाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा कि सब लोग यार दोस्त एक बार मिल लो। और तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बहुत तकलीफ़ों में रहे, और फिर भी उन्होंने इंसानियत नहीं छोड़ी। मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। जैसे एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट फॉर सेक्सुअल हेल्थ, और वो नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा गुजरात में चलाया गया, और हमारे कॉलेज को उसका नोडल बनाया गया कि प्राइमरी जो है प्रोजेक्ट यहाँ से शुरू होगा, ये मॉडल होगा, उसके बाद ही इसको दूसरे कॉलेजों में अप्लाई करेंगे। और वो 3 डिपार्टमेंट शामिल किए गए। उसमें एक डिपार्टमेंट मेरा था, और मैं एज ए प्रोजेक्ट ऑफिसर था। उसमें मुझे ना हफ्ते में 15 दिन में एक बार जेल जाना होता था, और कभी कभी कमर्शियल सेक्स वर्कर के यहाँ कैंप लगाना होता था, जिसमें 3 डिपार्टमेंट जाते थे। तो जब मैं जेल जाता था, तो मैं अपने साथ एक जूनियर को ले जाता था, और उसमें मुझे 2 कैदी आज तक याद हैं। उसमें एक कैदी था जो एक बच्चा था, शायद 20-21 साल का। उसको अदालत की तारीखें नहीं मिली थी, और छोटे से झगड़े की वजह से वो जेल में कैद था। वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी वो रिहा हो जाए, ताकि उसके परिवार को जो रोजी रोटी है उसमें दिक्कत ना आए, क्योंकि छोटी बहनें थी, माँ थी। और दूसरा कैदी वो था जिसको HIV था, और उस वक्त इंडिया में HIV की एक ही ड्रग मौजूद थी जो सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध थी। उसको रिहाई मिल गई थी, और वो रिहाई नहीं चाहता था, क्योंकि उसे लगता था मैं इसको अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो ये 2 कंट्रास्ट थे। ऐसी एक लड़की थी, मैंने उसके बारे में भी लिखा है, जो कमर्शियल सेक्स वर्कर थी, और वो कैसे बनी, उसकी इतनी पीड़ा वाली कहानी थी कि वो अपने घर से पिक्चर देखने के लिए निकली बिना पिता को बताए अपनी सहेली के साथ, और छोटी बहन ने कहा कि मैं घर जाके बता दूंगी। वो डर के मारे एक ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन में उसके साथ रेप हुआ, आगे जाके दोबारा रेप हुआ, उसकी घर जाने की हिम्मत नहीं हुई। तो मैंने उसको पूछा कि भाई तू फ़ोन क्यों नहीं करती अपनी माँ को? तो वो कहती है कि मैं फ़ोन करती हूँ तो माँ कहती है, काट देती है, कहती है पापा को नहीं बताना। तो ज़िंदगी में कुछ इतनी तकलीफ़ और इतनी कहानियाँ हैं कि आप हिल जाते हो। आपको लगता है कि बहुत कुछ है जो अभी सीखना, बरतना, कहना बाकी है। हालांकि सच बताऊँ, ऐसा लगता है कहा तो सब कुछ जा चुका है, बस हम उसको अलग तरीके से कह रहे हैं। ठीक है, बार बार उन चीज़ों पे बार बार आने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर चीज़ हम समझते हैं, महसूस करते हैं, या जिस खास वक्त में हमें रिएक्ट करना चाहिए, जैसे कई बार वो चीज़ मिस हो जाती है। मेरे पास 2 सवाल और हैं। 2 और हैं? ये जब मैंने कुछ लोगों से चर्चा की कि डॉक्टर अनुराग आर्या हमारे पॉडकास्ट में आ रहे, पहला सवाल तो ये कि लेखक की एक गर्लफ्रेंड की शादी तय हो गई थी, उससे लेखक कुछ कहना चाहेंगे? ये बड़ा पेचीदा सवाल है, और क्या जवाब दूं मैं इसका? हो सकता है वो सुने। मुझे लगता है कि लेखक अपनी किताब में कह देगा, और वो पहचान लेगी, आइडेंटिफाई कर लेगी कि लेखक क्या कहना चाह रहा है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, और ये सवाल मैं वैसे भी पूछता हूँ, और ये सवाल पब्लिक डिमांड पे आ गई है।
आपकी अगली किताब, मैंने कहा ना कुछ कसमसाते होंगे तो उन्हें फिर से आना होगा। अगली किताब कब, किस पर और कैसी? प्लानिंग तो ये है कि जो मैं कुछ लिखता हूँ फेसबुक पे या अलग-अलग जगहों पे, तो उसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं। उसमें एक होता है कि मेरे जो रोज़ के रूबरू का जो मैं कई लोगों से, कई शख्सों से मुखातिब होता हूँ। हुँ। ज़िंदगी के कुछ चीज़ें मैं भी सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, हुँ, कुछ अनुभव हैं। तो शायद ज़िंदगी ज़िंदगी नाम से एक किताब का प्लान बने। हुँ। और दूसरे दिसंबर नोट्स हैं, वो हुँ, बिल्कुल अलहदा हैं, वो थोड़े हुँ। संजीदा हैं, वो हुँ, थोड़े हुँ, रोमानी हुँ, हैं। हुँ। तो अभी यही प्लान है, देखते हैं। मैंने कब भी पूछा क्योंकि आप बहुत टाइम लेते हैं किताब लाने देखिए, उसकी भी एक लंबी कहानी है, बस इतना समझ लीजिए कि मैं थोड़ा-सा एतबार कर लेता हूँ सामने वाले इंसान पे, में। और मुझे लगता है मेरे लिए कोई प्रकाशक बड़ा नहीं है, हुँ, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है या हुँ, कोई हुँ, संस्थान बड़ा नहीं है। मुझे हुँ, लगता है कि जहाँ आपने एक बार वादा किया तो उसको समय दो। हुँ, पर हाँ, यकीनन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप भी सीखते हैं हुँ, और हुँ। धीरे-धीरे कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत आभार डॉक्टर अनुराग आर्या। बतरस की बदकही की और बतरस की बैठकी में जिस तरीके से आपने महफ़िल बनाई, मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे लगता है कि हमारे सारे ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आएगा। शुक्रिया दोस्त, मुझे क ऐसा लगा ही नहीं कि हम कहीं किसी पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं। मुझे तो लगा हम एक जगह बैठ के कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, हाँ, और मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। थैंक यू सो मच।